फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज रफ़ी साहब के बारे में बात करेंगे। रफ़ी साहब के बारे में किसी भी एक प्रोग्राम में सब कुछ या बहुत कुछ नहीं बताया जा सकता। इस एपिसोड में उनके जन्म से लेकर उनकी कामयाबी के सफ़र के शुरुआत तक कुछ चुनी हुई ख़ास बातें ही आपके साथ साझा करेंगे। इस एपिसोड में बताई जा रही ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन रफ़ी साहब के बारे में लिखी बुक मोहम्मद रफ़ी गोल्डन वॉइस ऑफ सिल्वर स्क्रीन से ली गई है। बुक लिखी है सुजाता देव ने, ऑथोराइज्ड बाय शाहिद रफ़ी। आप सब जानते ही हैं कि शाहिद रफ़ी मोहम्मद रफ़ी के बेटे हैं। 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर से लगभग 15 किलोमीटर दूर गांव कोटला सुल्तान सिंह में अपने माँ बाप के 7वें बच्चे मोहम्मद रफ़ी का जन्म हुआ। माँ का नाम अल्लाह रखी, पिता का नाम हाजी अली मोहम्मद। कोटला सुल्तान सिंह गांव में 60 परिवार मुस्लिम, 30 सिख, 3 परिवार हिंदू थे। गांव का माहौल शांत और अपनेपन का था। प्यार से सब मोहम्मद रफ़ी को फीकू कहकर बुलाते थे। जब रफ़ी साहब 12 साल के थे तो उनका परिवार गांव छोड़कर लाहौर चला गया, जहां उनके पिता और बड़ा भाई रहते थे। पिता ढाबा चलाते थे। लाहौर में फीकू स्कूल नहीं गए, बड़े भाई का सैलून ज्वाइन कर लिया और हज्जाम बनकर काम करने लगे। मोहम्मद रफ़ी जब 14 साल के थे तो उनकी शादी उनके चाचा की 13 साल की लड़की बशीरा बीबी से कर दी गई। रफ़ी साहब लाहौर में अपने बड़े भाई की दुकान पर हज्जाम का काम करते हुए भी अक्सर गाना गाते। कस्टमर बहुत खुश होते। इसी तरह एक बार रफ़ी साहब गा रहे थे। उनकी दुकान के बाहर से ऑल इंडिया रेडियो लाहौर के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव जीवन लाल मट्टू निकल रहे थे। मट्टू साहब रफ़ी साहब की आवाज़ सुनकर हैरान हो गए। ऐसी शानदार आवाज़ उन्होंने कभी नहीं सुनी थी। वो सैलून के अंदर आ गए। अंदर आके उन्होंने देखा कि एक यंग लड़का एक कस्टमर की शेव करते हुए गाना गा रहा है। मट्टू ने उस नौजवान से पूछा कि रेडियो पर गाओगे? अचानक आई इस ऑफ़र पर फीकू ने पहले अल्लाह का शुक्र किया, फिर मट्टू को जोश में जवाब दिया, हाँ। मार्च 1943 में रफ़ी साहब ने ऑल इंडिया रेडियो लाहौर ऑडिशन दिया और वो पास हो गए। मोहम्मद रफ़ी के बड़े भाई मोहम्मद दीन के दोस्त अब्दुल हमीद ने रफ़ी साहब का बहुत साथ दिया। रफ़ी साहब और हमीद भाई का रिश्ता आगे चलकर ऐसा रिश्ता रहा जो किस्से कहानियों में भी सुनने देखने को नहीं मिलता। रफ़ी साहब के बड़े भाई दीन और अब्दुल हमीद ने दोनों ने ही ये फैसला किया था कि फीकू को गायकी की बाकायदा तालीम दिलवानी चाहिए और उन्होंने दिलवाई। संगीतकार श्याम सुंदर पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए नए गायकों की तलाश में थे। एज प्लेबैक सिंगर रफ़ी साहब ने अपना पहला गाना श्याम सुंदर के लिए रिकॉर्ड किया। उनके साथ जीनत बेगम ने गाया गोरिये नी हीरिये नी। ये गाना 1942 में रिकॉर्ड हुआ था। फिल्म रिलीज़ हुई 1944 में। रफ़ी साहब के भाई ने अपने दोस्त अब्दुल हमीद को रफ़ी साहब के साथ बॉम्बे भेजा और कहा, मेरा भाई पढ़ा लिखा नहीं है, इसका ख्याल रखना। रफ़ी साहब की शादी तो उनके परिवार की मर्ज़ी से हुई थी। रफ़ी साहब की पत्नी बशीरा ने उनके साथ बॉम्बे जाने से इनकार कर दिया और कहा, मैं लाहौर में ही रहूँगी। उनका एक बेटा हुआ सईद। बस ये शादी इतनी ही चली। हमीद और मोहम्मद रफ़ी बॉम्बे पहुंच गए। काफ़ी तलाश करने के बाद उन्हें रहने के लिए एक चौल में जगह मिली। बहुत पुरानी चौल में उनका पता था 259 अलका मैंशन, 2nd फ्लोर, इब्राहिम रहमतुल्लाह रोड, नियर मांडवी पोस्ट ऑफिस, अपोजिट नवाब मस्जिद, भेंडी बाज़ार, बॉम्बे। रफ़ी साहब लाहौर में महफिलों में गाया करते थे, तो अब्दुल हमीद ने सबसे पहले ये पता करना शुरू किया कि यहाँ महफिलें कहाँ होती हैं। फिर पता चला कि एक जगह पर बहुत अच्छी गैदरिंग होती है जहाँ परफॉर्म करने वाला मेन आर्टिस्ट के.एल. सहगल होते हैं। के.एल. सहगल उस दौर के बड़े एक्टर और गायक थे। बहुत लोग उनके जैसा बनना चाहते थे। एक दुकानदार की मदद से हमीद भाई को पता चला कि कोई सरदार जी हैं जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं। इवेंट की शाम हमीद और रफ़ी साहब वहाँ पहुँच गए। रफ़ी साहब को यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपने सामने के.एल. सहगल को गाता हुआ देख सुन रहे हैं। एक खान साहब थे जिन्होंने के.एल. सहगल के बाद गाना शुरू किया।
असल में वो महफिल खान साहब की ही थी। उन्होंने गाया तो उसके बाद हमीद ने सरदार जी से फीकों के बारे में बात की। रिक्वेस्ट खान साहब तक पहुंची तो उन्होंने रफ़ी साहब की तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। हमीद भाई ने अनाउंस कर दिया कि मेरा छोटा भाई अब आप सबके सामने गाएगा। अगर उसकी गायकी पसंद आए तो दुआएं देना, कोई पैसा नहीं चाहिए। रफ़ी साहब ने एक क्लासिकल गीत सबको सुनाया। खान साहब रफ़ी साहब को सुनकर हक्के बक्के रह गए। सभी दर्शकों ने खूब तालियां बजाईं। नजराने के तौर पर एक दर्शक ने 10 रुपये का नोट स्टेज पर पहुंचा दिया। 10 रुपये उन दिनों बहुत बड़ी अमाउंट थी, मगर हमीद ने वो 10 रुपये लेने से इनकार कर दिया और कहा कि यह महफिल खान साहब की है। उसके बाद रफ़ी साहब ने एक गज़ल सुनाई और जनता परम आनंद में पहुंच गई। सबने खड़े होकर रफ़ी साहब के लिए ताली बजाई। रफ़ी साहब की आंखें आंसुओं से भर गईं। ऑडियंस पैसे देने लगी और रिक्वेस्ट करने लगी कि रफ़ी को ये पैसे लेने ही चाहिए। सरदार जी भी हैरान और खुश थे। ऑडियंस में गए और 2 झोले पैसों से भर लाए। हमीद ने फिर भी पैसे लेने से इनकार कर दिया और कहा कि रफ़ी को गाने का मौका दिया, यही बहुत है। ये महफिल खान साहब की है, पैसों पर उनका ही हक है। खान साहब ने भी हमीद और रफ़ी साहब से रिक्वेस्ट की कि पैसा ले लें, पर उन्होंने नहीं लिया। हमीद भाई और मोहम्मद रफ़ी वहाँ से लगभग 5 किलोमीटर तक पैदल चल के स्टेशन पहुँचे, फिर अपने घर। खान साहब सारी रात बेचैन रहे। रफ़ी साहब की गायकी ने तो उनका दिल छू ही लिया था। रफ़ी साहब और हमीद भाई के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर ने उनके दिल को बेचैन कर दिया। बिना पैसा लिए वो दोनों चले गए थे। अगली सुबह खान साहब पैसों से भरे झोले लेकर भेंडी बाजार पहुंच गए। इस बार भी खान साहब की एक ना चली। उन दोनों ने पैसे ना लिए। खान साहब झोले लेकर वापस लौट गए। रफ़ी साहब और हमीद भाई महफिल के बारे में बात कर ही रहे थे तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। आने वाले ने बताया कि महफिल में उनका बॉस भी था, जो फिल्म प्रोड्यूसर है, उसने आपको बुलाया है। दोनों उसके साथ प्रोड्यूसर से मिलने दादर चले गए। प्रोड्यूसर ने महफिल में गाई गज़ल रफ़ी साहब से दोबारा सुनी। प्रोड्यूसर ने कहा, तुम मेरी फिल्म में डुएट सॉन्ग गा रहे हो और उसके लिए तुम्हें 30 रुपये मिलेंगे। बाद में रफ़ी साहब और हमीद को पता चला कि प्रोड्यूसर तक रफ़ी साहब को पहुंचाना भी खान साहब का ही प्लान था। संघर्ष जारी था, लेकिन रफ़ी साहब ने कभी रियाज नहीं छोड़ा। चौल में ऐसा हो नहीं पाता था तो वह समंदर किनारे चले जाते। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन फेमस एक्ट्रेस सिंगर सुरैया ने उन्हें रियाज करते देखा। वो इतनी इम्प्रेस हो गई कि रफ़ी साहब का मैरीन ड्राइव पर अपने घर में रियाज करने की परमिशन दे दी। इस दौरान हमीद ने वहाँ मेहरुनिसा बेगम से शादी कर ली, पर मोहम्मद रफ़ी की तरफ अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा। उन दिनों संगीतकार नौशाद फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम था। कितने गायकों को उन्होंने मौका दिया था। हमीद ने सोचा नौशाद साहब से मिलना ही पड़ेगा। हमीद जानते थे कि नौशाद अली के पिता वाहिद अली साहब लखनऊ कोर्ट में अकाउंटेंट थे। हालांकि नौशाद अपने पिता की मर्जी के खिलाफ घर से भागकर संगीतकार बने थे, फिर भी हमीद रफ़ी साहब को साथ लेकर नौशाद के पिता के पास लखनऊ चले गए और नौशाद साहब के नाम चिट्ठी लिखवाई। वो चिट्ठी लेकर रफ़ी साहब और हमीद भाई नौशाद साहब के पास पहुंच गए। चिट्ठी में लिखा था कि अगर इस लड़के में कुछ काबिलियत है तो इसको मौका दे देना। नौशाद ने मौका दे दिया। फिल्म थी 1944 में आई पहले आप। गाना था हिंदुस्तान के हम हैं, हिंदुस्तान हमारा। रफ़ी साहब के साथ श्याम सुंदर और अलाउद्दीन ने भी गाया। गाने में पैरों की आवाज़ ऐसी चाहिए थी जैसे फौजी मार्च करते हैं, इसलिए गायकों को ही अपने जूतों से वो आवाज़ निकालनी थी। गाने के बाद नौशाद ने रफ़ी साहब को शाबाश कहा और 10 रुपये दिए। फिर नौशाद साहब ने ध्यान दिया कि रफ़ी साहब के पैरों से खून आ रहा है। नौशाद साहब ने पूछा, क्या हुआ भाई, तुम्हारे पाँव से खून आ रहा है? रफ़ी साहब ने कहा, हमीद भाई ने नए जूते लेकर दिए हैं, वो कुछ ज़्यादा ही टाइट हैं। नौशाद ने कहा, पर आपने कुछ बोला नहीं। तो रफ़ी साहब ने कहा, वो हम गाना जुगा रहे थे। रफ़ी साहब की डेडिकेशन ने नौशाद का दिल जीत लिया, लेकिन रफ़ी साहब की स्ट्रगल अभी ख़त्म नहीं हुई थी। हमीद और रफ़ी साहब स्टूडियो के चक्कर लगाते, रफ़ी साहब गाने का मौका तलाश करते, सारा दिन घर से बाहर रहते। हमीद की पत्नी मेहरुनिसा घर पर अकेली होती थी, तो अपना अकेलापन दूर करने के लिए अपनी सौतेली बहन
13 साल की बिल्किस को अपने घर बुला लेती। उनका भाई ज़हीर भी आ जाता। उनके मन में यह आइडिया आया कि क्यों ना बिल्किस की शादी मोहम्मद रफ़ी से कर दी जाए। रफ़ी साहब के बहुत इनकार करने के बाद भी उन्होंने रफ़ी साहब को मना ही लिया। 1945 में मोहम्मद रफ़ी और बिल्किस की शादी हो गई। बहरहाल 1944 के बाद 1946 में नौशाद ने अनमोल घड़ी में रफ़ी साहब से गवाया। गाना था तेरा खिलौना टूटा बालक। गाना बहुत हिट हुआ। 1946 की ही फिल्म शाहजहां के लिए फिर नौशाद ने रफ़ी साहब को मौका दिया। फिल्म के हीरो थे के.एल. सहगल। गाना था मेरे सपनों की रानी रूही रूही रूही। गाना के.एल. सहगल ने गाया, लेकिन इस गाने में कोरस में रफ़ी साहब ने भी गाया। रफ़ी साहब के लिए खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि उन्हें के.एल. सहगल के साथ गाना गाने का मौका मिला। ये इकलौता गाना है जो के.एल. सहगल और रफ़ी साहब ने साथ में गाया। उसके बाद रफ़ी साहब को अलग अलग संगीतकारों के साथ गाना गाने का मौका मिलता रहा। सही मायने में रफ़ी साहब के करियर में टर्निंग पॉइंट था साल 1947। म्यूज़िक कंपोज़र फिरोज़ निज़ामी ने रफ़ी साहब को एक बड़ा मौका दिया, उस दौर की स्टार एक्ट्रेस गायिका नूरजहां के साथ गाना गाने का। गाना था यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। गाना दिलीप कुमार और नूरजहां पर फिल्माया गया। गाना सुपरहिट हुआ। गाना सदाबहार है। फिल्म थी जुगनू। इसी फिल्म का एक गाना था वो अपनी याद दिलाने को। इसमें रफ़ी साहब ने कैमरा के सामने भी परफॉर्म किया। 1947 में ही फिल्म आई दो भाई। उसका गाना था दुनिया में मेरी आज अंधेरा ही अंधेरा। रफ़ी साहब का ये सोलो गाना था, संगीतकार एस.डी. बर्मन। गाना बहुत पॉपुलर हुआ। 1947 में ही गाना हमको तुम्हारा ही आसरा, फिल्म साजन, संगीतकार सी रामचंद्र। ये गाना भी बहुत हिट हुआ। इसके दो वर्शन हैं, एक सोलो रफ़ी है और एक बार साथ में ललिता देओलकर ने गाया है। इस फिल्म में रफ़ी साहब के 6 गाने थे। 1948 के शुरू में महात्मा गांधी की मौत से बहुत लोगों के दिल पर चोट लगी। बहुत कलाकारों ने अपने तरीके से महात्मा को याद किया। लेखक राजेंद्र कृष्ण ने महात्मा की याद में एक गाना लिखा, जिसे कंपोज करना था संगीतकार जोड़ी हुस्नलाल भगत राम ने। हुस्नलाल की पत्नी निर्मला के अनुसार उनके पति और भगत राम बहुत क्लियर थे कि इस गाने के साथ सिर्फ मोहम्मद रफ़ी ही इंसाफ कर सकते हैं। सुनो सुनो ए दुनिया वालों, बापू की ये अमर कहानी। पंडित नेहरू ने रफ़ी साहब को अपने घर पर बुलाया और ये गाना गाने को कहा। गाना सुनकर पंडित नेहरू की आंखें आंसुओं से भर गईं। आज़ादी के 1 साल पूरा होने पर पंडित नेहरू ने रफ़ी साहब को सिल्वर मेडल दिया था। गाना देश के बच्चे बच्चे की ज़ुबान पर था और साथ ही गाने वाले का नाम अब मोहम्मद रफ़ी कोई आम गायक नहीं रहे थे। रफ़ी साहब के गानों का सिलसिला आगे कहाँ तक पहुँचा, ये तो आप सब जानते ही हैं। इस चैनल पर रफ़ी साहब के सफ़र के बारे में आगे भी एपिसोड्स आते रहेंगे। आज बस इतना ही। एपिसोड कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए।